हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने, जैसा कि आपको मालूम होगा, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12, पहला चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन था और दूसरा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक है जो एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो डेफिनेशन है हमारे पास, जो कि मैट्रिक्स के डेफिनेशन से रिलेटेड बातों को जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे मैट्रिक्स पर। ऑपरेशन इन द सेंस मैट्रिक्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, है ना, ट्रांसपोज, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद अलग से हमारा एक टॉपिक है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और लास्ट में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो ये टोटल 5 चैप्टर जो है, 5 टॉपिक जो है ना, ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आप कहेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। तो बच्चों, मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स होंगे। वो नंबर्स रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, साथ में फंक्शन भी हो सकता है, साथ में उसका फंक्शन भी हो सकता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी डेफिनेशन में। अच्छा, इसमें जनरली हम लोग मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जनरली मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से जनरली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए, बी, सी, डॉट 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 ETC। तो इस तरह से हम लोग जनरली मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा बॉक्स बना हुआ है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि ऐसा बॉक्स बना हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि ऐसी लाइनें आए दो दो। ये सब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये सारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम आते हैं, सर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है, मैट्रिक्स की फोटो कैसी होती है ना। तो मैट्रिक्स के फोटो को बनाते हैं हम लोग यहाँ, कि मैट्रिक्स होती कैसे है एक्चुअल में। तीसरा पॉइंट हमारा है मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया ए इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा मैंने AIJ M×N, और इसको जब पूरे को ओपन किया तो मुझे मैट्रिक्स मिली यहाँ पर बड़ी सी। पूरा मैट्रिक्स का दुनिया बना रहा हूँ मैं, पूरा मैट्रिक्स का दुनिया। मतलब मैट्रिक्स जब भी नाम आएगा आपको तुरंत ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम के साथ। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट में क्या क्या आएंगे? तो इस अरेंजमेंट पे आएगा रो एंड कॉलम, इनसे मैट्रिक्स मिलकर बनी है। तो मैट्रिक्स को जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और AIJ अंदर लिखा हुआ है, ये एलिमेंट की पोजीशन को बताता है, और ये M×N बताने का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स को जब बड़ा ओपन करके बनाएंगे तो क्या होगा? तो जैसे हम पहली रो में चल रहे हैं, तो A11 एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पे रो, दूसरे नंबर पे कॉलम। इसके बाद A12 फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं पर कॉलम चेंज हो गया, A12। फिर इसके बाद A13, ऐसे ही लास्ट में जाएंगे तो क्या आएगा?
A1n फर्स्ट रो में है, पर कॉलम कौन सा लिया हमने, n वाला कॉलम लिया है। समझ में आ रही है बात। अगला सेकंड रो में जाएंगे तो A21, फिर A22, इसके बाद A23 और लास्ट में A2n। देख रहे हैं आप, सेकंड रो में चल रहे हैं और कॉलम बार बार बदल रहा है। इसके बाद आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में A31, A32, A33 और A3n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम सीधे, अब mth रो में आ जाते हैं। mth रो क्या होगा हमारा, AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। ये हमारे पास पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिख देंगे m क्रॉस n। यहाँ क्या लिखेंगे, m क्रॉस n। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब इस मैट्रिक्स में काम की जो चीजें और थी वो क्या क्या है, तो देखिए ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये Aij, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये एलिमेंट किस मैट्रिक्स में, उसका प्लेस कौन सा है, कहां पर लाई कर रहा है। जैसे मैं A23 की बात करूं, A23, तो आप बोलोगे A23 कहाँ होगा, सेकंड रो में थर्ड कॉलम। तो वैसे ही ये I और J की वैल्यू देख के ये बता देगा आपको कि एलिमेंट की मैट्रिक्स में क्या पोजीशन है, पोजीशन को बताएगा, ठीक है। और ये Aij का मतलब पूरा क्या होता है, I और J का मतलब होता है Aij, इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है ये Aij। क्लियर होगी बात। अब इधर आ जाते हैं। इधर जो ये एरिया है ना आपका पूरा, ये एरिया, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इस एरिया का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल की क्या खास बात होती है, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल डायगोनल में जो मुझे Aij दिख रहे हैं ना, सब में इक्वल दिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट के अंदर Aij कितना होंगे, सेम होंगे, यानी I इज इक्वल टू J होगा। इसके बाद अगले नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, और अगला है ये वाला एरिया। इस एरिया को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस इलाके के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो इधर आ जाइए। अब ये जो दिख रहा है, आप बोलोगे इस एरिया में जो भी एलिमेंट रह रहे हैं उसमें आई और जे को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये इसमें जे बड़ा है, आई छोटा है। इसका मतलब एलिमेंट, ये इधर के जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स वेयर आई इज लेस देन जे, ये वो इलाका है जिसमें आई की वैल्यू जे से छोटी होती है या जे की वैल्यू आई से बड़ी होती है। इसके बाद इस इलाके में आ जाइए आप। इस इलाके में आएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये एरिया जो है इसमें एलिमेंट्स वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। तो आप देख रहे हैं इसमें पूरे एरिया में आई जे से बड़ा है। तो हमने ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स था इसके 3 टुकड़े में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मिडिल पार्ट ये वाला, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें क्या होगा, आई और जे इक्वल होंगे। ये एरिया दिख रहा है आपको प्रिंसिपल डायगोनल के अबो, प्रिंसिपल डायगोनल के अबो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे में आई जे से छोटा होगा। फिर ये प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, प्रिंसिपल डायगोनल के जो बिलो एरिया जो एलिमेंट्स होंगे उसमें आई की वैल्यू जैसे बड़ी होगी। ये बात समझ में आ गया। ए इज इक्वल टू ए आई जे में क्या होता है, ये जो ए आई जे होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट को दर्शाता है। और ये ए आई जे क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी पूछा जाएगा तो आप रो, पहले नंबर पे रो नंबर ऑफ रोज लिखिए और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कॉलम, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जैसे हम बात करें इधर, इधर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ था ना, ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज। और ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट की फॉर्म लिखी हुई है ना, ये कहलाता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो m क्रॉस n। तो जब भी आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m क्रॉस n की नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, अगर ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन ए बताओ, तब आप इन दोनों का, जो भी आप ऑर्डर लिख रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो m और n का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? mn आएगा। क्या आएगा? mn आएगा। आई थिंक कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हम लोग नेक्स्ट, कि अब हमारा अगला काम क्या है। तो अगला काम क्या है बच्चों? तो आप इसको देख पा रहे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आपको ये बताना है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट 28 है, टोटल एलिमेंट 28 है, तो आपको पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर का जब भी बात आएगा, तब आपका पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर का जब भी सवाल आएगा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 28, 28 है। तो आप ऐसे दो नेचुरल नंबर लीजिए जिनका प्रोडक्ट 28 आता हो, दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका प्रोडक्ट 28 आ जाए। आपको क्या करना है? यहाँ पे तुरंत सोचना है, थिंक टू नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 28। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? 28 आ जाए। ऐसे आपको सोचना है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट 28 है? तो आप कहेंगे कि सर पहला नंबर है 1 इंटू 28, अगला नंबर है 28 इंटू 1, नेक्स्ट 2 इंटू 14, नेक्स्ट क्या होगा? तो आप बोलेंगे 14 इंटू 2, अगला बताओ भाई, तो 4 इंटू 7, नेक्स्ट 7 इंटू 4। तो ऐसे पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए? आप काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने आ गए? 6 आ गए। क्लियर? तो हमारे से यही पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर आ गई है। अगर सवाल में पूछा होता कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बताइए, तो हमारा आंसर हो जाता 6। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, ये हमारा आंसर हो जाता जब नंबर पूछा होता। तो अभी पूछा था केवल कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आया हमारे पास। क्लियर होगी बात? चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, ये आंसर नंबर फर्स्ट था हमारा। अब सेकंड प्रॉब्लम में आ जाते हैं और सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आंसर नंबर सेकंड नंबर आंसर में क्या बोला गया आपसे? कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स वेयर aij इज इक्वल टू दिस, और इसका सेकंड पार्ट भी और दिया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहला काम, आपको 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मैंने बनानी है। आप सबसे पहला आपका काम बच्चों ये होना चाहिए कि आप पहले 2x2 की मैट्रिक्स को लिखिए। आप कहेंगे कि सर 2x2 की जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास, वो मैट्रिक्स होने वाली है कुछ ऐसी, A11, A12, A21 और A22, मैंने ऐसी मैट्रिक्स
जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होने चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा A11, A12, A21 और A22 आ चुका है। हम इसका फर्स्ट पार्ट अभी इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको AIJ में रिलेशन दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में। इस रिलेशन के बिहाफ पर या इस रिलेशन के आधार पर आपको इन सब की एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले बात करते हैं A11 की। तो आपको दिख रहा होगा A1 में I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1। आप इस रिलेशन में I और J के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 होगा -1 और -1 का स्क्वायर होता है +1। तो आपका आंसर आ गया 1/2। सेम ऐसे ही अब आप निकालेंगे A12। तो अब की बार आप I की जगह क्या पुट करने वाले हैं 1 और J के प्लेस पर 2। तो इसमें पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 कितना होगा -3। -3 का स्क्वायर 9। तो आंसर आएगा 9/2। सेम इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं A21। A21 निकालेंगे तो I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1 इस रिलेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप बोलेंगे इसका आंसर आ गया सर 0। तो आंसर कितना आ गया 0। अब आते हैं हमारा एक और एलिमेंट बचा हुआ है, कौन सा A22। तो अब A22 की वैल्यू निकालते हैं। A22 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके आंसर में क्या आने वाला है, I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 2 पुट कीजिए। तो 2 माइनस 2 इंटू 2, J की वैल्यू 2 है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 माइनस 4 होता है -2 का स्क्वायर 4 और 4/2 हो जाएगा आपका 2 कटने के बाद। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई आपकी ओरिजिनल उसमें आंसर आया है जिसमें A11 की वैल्यू 1/2। तो A11 के प्लेस पर पुट कर दीजिए। A12 की वैल्यू 9/2, तो यहाँ हो जाएगा ये 9/2। A21 की वैल्यू 0, A22 की वैल्यू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, सेकंड पार्ट में भी मैट्रिक्स तो यही लेनी है आपको 2x2 की, बस AIJ माने एलिमेंट चेंज हो गए हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11 निकाल लेते हैं पहले। तो A11 जब निकालेंगे तो आप कहेंगे सर I की जगह अब की बार 1 और J की जगह भी 1 पुट कर दीजिए। तो -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का मॉड इज इक्वल टू आएगा 1। फिर इसके बाद A12 निकालेंगे तो -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4। -2 प्लस 6 कितना आएगा +4। इसके बाद A21 में क्या होगा -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। तो -2 2 इंटू 2 -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 आएगा -1 पर -1 का मॉड कितना होगा +1। आंसर हो गया 1। फिर A22 की बारी, अब की बार -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। I और J की जगह हमने क्या पुट कर दिया है 2 पुट कर दिया है। तो सॉल्व करोगे -4, इसको सॉल्व करोगे +6, -4 प्लस 6 प्लस 2 और +2 का मॉड भी 2 ही होगा। तो आपके चारों एलिमेंट्स आ गए हैं। और अगर चारों एलिमेंट्स आ गए हैं तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनी, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 1 1, अगला एलिमेंट है 4 और इसके बाद A21 की वैल्यू 1, A22 की वैल्यू 2। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बच्चों जब भी आपके पास सवाल मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन का आएगा, आपको दो बातें देगा क्वेश्चन वाला, एक तो ऑर्डर देगा और दूसरा आपको AIJ में रिलेशन देगा। आपका काम क्या है, जो भी ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की पहले मैट्रिक्स को लिखिए, उसके बाद आप हर एलिमेंट की इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप जो भी वैल्यू आती है उनको फिर से वो मैट्रिक्स में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, और अगला है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स होगी। दिख रहा होगा आपको एग्जांपल का ऑर्डर क्या होगा, 1 × 3। तो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं इधर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, दिख रहा है आपको एक ही कॉलम है, रो कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर है 3 × 1, कैसी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब जैसा कि नाम ही है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब यूं ज्यादा होगा और यूं कम होगा। यूं ज्यादा होने का मतलब यूं कौन बढ़ेगा, रो बढ़ेगी, और कॉलम कम होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो अब मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है तो कैसी मैट्रिक्स होगी, वर्टिकल। आपको दिख रहा होगा इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, दिख रहा है आपको। तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा है कॉलम से, तो कैसी मैट्रिक्स हो गई, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हमने रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगी, जो यूं फैलेगी, ऐसे उसकी विड्थ ज्यादा होगी, हाइट कम होगी, विड्थ ज्यादा होगी। और यूं ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा होंगे और रो कम होगी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन होगी, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कम होंगी और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, ज्यादा है। इसका मतलब कैसी मैट्रिक्स हो गई है, तो आप कहेंगे सर ये मैट्रिक्स हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब आते हैं अगला स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जो भी पढ़ा एक एक लाइन में डेफिनेशन खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद बाकी सब उसके पार्ट्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नहीं होगा यहाँ पे, गलत है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, तो आप कहेंगे वो मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो देख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, तो कैसी मैट्रिक्स हो गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट होंगे, सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट होंगे। तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आया हमारे पास काम में वो आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप नाम सुन रहे हैं ट्रायंगुलर, माने ट्रायंगल जैसी फील आएगी। अब ये कितने तरह का हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि सर ट्रायंगल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो 2 तरीके से हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो हमारी पहली डेफिनेशन क्या है, अपर ट्रायंगुलर, कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अपर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे, वो सारे एलिमेंट। अच्छा, वो भी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना सब स्क्वायर के पार्ट हैं, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 0 3, तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके बिलो जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, तो कैसी मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होंगे, तो कैसी मैट्रिक्स होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर।
अब आइए, अब जो काम की डेफिनेशन है वो ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं ना, ये सारे कैसे हैं, जीरो। और अगर आप थोड़ा सा फील करो तो आपको ट्रायंगल जैसा फील आएगा। देखिए ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट सारे क्या है, जीरो, और आपको ट्रायंगल की फीलिंग आ रही है, ट्रायंगल जिसमें बिलो एलिमेंट कैसे सारे जीरो है, नीचे के सारे एलिमेंट कैसे जीरो है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। खास बात क्या है, वो ये खास बात है, ये काम का है आपके लिए, एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस है, ये पूछा जाता है। मैंने आपकी भिड़ंत पता है AIJ से होने वाली है, इसीलिए AIJ को अच्छी तरह से समझ लेना। जो मैंने अपन मैट्रिक्स की फोटो बनाई थी ना बड़ी सी, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो A इज इक्वल टू लिखा हुआ AIJ n क्रॉस n, n क्रॉस n लिखने का मतलब ये हुआ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब रो और कॉलम सेम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके AIJ इक्वल टू जीरो। AIJ इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट्स आर जीरो। एलिमेंट जीरो कहाँ होंगे, तो बताया हुआ आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर नीचे होता है आई ग्रेटर देन जे। तो एलिमेंट कहाँ के जीरो होंगे, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के एलिमेंट। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन काम की है आपकी, ये डेफिनेशन काम की है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू जीरो वेयर आई ग्रेटर देन जे। माने एलिमेंट जीरो होंगे कब, जब आई ग्रेटर देन जे, माने प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो। तो इसका उल्टा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा सर, प्रिंसिपल डायगोनल दिख पा रहा है आपको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट कैसे हो गए, जीरो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या हो गया हमारे पास, एलिमेंट्स आर जीरो। एलिमेंट्स कहाँ के जीरो होंगे, इधर J ग्रेटर देन I होगा। तो J ग्रेटर देन I कहाँ होता है, इधर ही तो होता है। इस इलाके में क्या होता है, I लेस देन J, या आप बोल सकते हो J ग्रेटर देन I। तो इस इलाके के एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो। तो वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर। नाम का उल्टा काम, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे एलिमेंट जीरो, नाम के उल्टा याद रखिए। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जीरो। समझ में आ रही है बात। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, और वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल whose elements in upper triangle and lower triangle are zero is called diagonal matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर उसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अच्छा एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है, और यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज डिनोटेड रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए, और उसमें एलिमेंट आ रहे हैं ए 1 2 3 ले लेते हैं। तो DIAG ऑफ 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, DIAG लिखा हुआ आएगा, मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। और जितने एलिमेंट होंगे उतने ऑर्डर की होगी, माने 3 × 3 की होगी, 3 × 3 की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और आप इस मैट्रिक्स को लिख कैसे सकते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप देख पा रहे हैं क्लियर, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे हैं, ऊपर नीचे के जीरो। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई डायगोनल। और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो अगर ऐसा सवाल आए, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तुरंत इसका मतलब ये समझ जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को AIJ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, तो AIJ की फॉर्म में लिखेंगे इफ
ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if ए आई जे इक्वल टू जीरो। का मतलब एलिमेंट जीरो होंगे। एलिमेंट कहाँ के जीरो होंगे? तो आप बोलेंगे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, उस इलाके के एलिमेंट जीरो होंगे जिसमें आई और जे बराबर नहीं हो। आई और जे बराबर कहाँ नहीं होते हैं? तो आपको मालूम है ना, आई और जे बराबर इधर नहीं होते। इधर आप देखोगे, इधर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इधर जे बड़ा होता है। इस इलाके में जब आप जाओगे तो आप बोलोगे सर इस इलाके में आई ग्रेटर देन जे होता है। ठीक है, आई ग्रेटर देन जे होता है। इस इलाके में आई ग्रेटर देन जे होता है। और मुझे जब दोनों की बातों को लिखना है एक साथ मिलाकर, तो एक जना कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, एक कह रहा है मैं छोटा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर नहीं है। दोनों की बातें आ गई इसमें। तो आई इज नॉट इक्वल टू जे। इस इलाके के एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। तो याद रखना बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो ए आई जे वाली डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये सब काम के हैं जो आई जे के ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो मुझे लगता है आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद आता है डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था, अगर इसके सारे एलिमेंट को सेम कर दिया जाए, सारे एलिमेंट को, यानी किसी डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट को सेम बना दे। सेम बना दे इन द सेंस, सेम का मतलब वन नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, माने 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या बनेगा आपका? स्केलर मैट्रिक्स। तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो लिखा हुआ है अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लिख देना चाहिए था अपन को कि ए माने जो एलिमेंट होगा वो वन नहीं होगा, बस बाकी सारे सेम होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स की अगर एग्जांपल लिखे अपन, तो स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा जैसे ए इज इक्वल टू लिखा हुआ आ रहा है ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। ये डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स होगी, बट इसमें ध्यान रखना ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 हो गई, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाली है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? और डायगोनल मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हो स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर ही होगी, उसके भी सारे एलिमेंट सेम होंगे, पर वो एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 1। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 is called identity matrix or unit matrix and it is denoted by in। अगर उस मैट्रिक्स का जिसके सारे एलिमेंट सेम है और 1 1 है और उसका ऑर्डर n है, तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, और 1 होने की वजह से। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? in से। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? i3 से। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? i5 से। तो जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका एग्जांपल क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इसकी फोटो की बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आएगी ए इज इक्वल टू, ए क्यों लिख रहा हूँ? तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो होगा आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ऑर्डर क्या है इसका? 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? i3 बोलेंगे। ठीक है आपको? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसा नाम ही है, नल, नल माने जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या बन जाए? जीरो, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? जीरो से। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या बन जाए? जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स की या नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा? तो उसका एग्जाम्पल, अच्छा जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0 0 0 0 0 0, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जीरो मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किससे करेंगे? जीरो से। क्लियर होगी बात?
अब मैं आपको जो पूरा का पूरा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा ना, तो फ्लो चार्ट से पूरा समझाता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। तो आइए अपन आगे चलते हैं और पूरे को फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्लो चार्ट्स में हम यहाँ लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो मैट्रिक्स का टाइप्स है हमारा, वो है रो मैट्रिक्स। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? रो मैट्रिक्स। फिर हमने क्या पढ़ा था? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद पढ़ा था हमने पांचवा, और वो था स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होगी? रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, फोटो बनाऊंगा सिर्फ में, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, 1 इंटू एन। आपको फील आ गया? रो मैट्रिक्स एक ही रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें केवल एक कॉलम होगा, इसका मतलब m इंटू वन, m इंटू वन। मैं इधर बात कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स की जिसके ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। आपको फील आ रहा है? कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। फिर आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगी? जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी, विड्थ u ज़्यादा होगा। तो u ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ उस मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखा m क्रॉस n, और मैंने नीचे लिख दिया कि m इज लेस देन n, कॉलम ज़्यादा होंगे, कॉलम ज़्यादा होंगे। तो वो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स की शक्ल देखिए, m क्रॉस n, वेयर वेयर m इज ग्रेटर देन n, रोज ज़्यादा होंगे तो कैसा हो जाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? m क्रॉस n, जिसमें वेयर m इज इक्वल टू n, जिसमें m और n कैसे हो जाए? बराबर। तो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्वायर। अब हम जो बाकी पढ़ेंगे वो सारे किसके पार्ट होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो अब हम जो बना रहे हैं वो सारे के सारे किसके बना रहे हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स के बना रहे हैं। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी कितने पार्ट थे? तो आप बोलेंगे सर दो पार्ट थे। कौन कौन से? तो आप बोलेंगे एक तो था अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, जगह कम है मेरे पास। इसके बाद दूसरा था लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये समझ जाओगे ना आप? ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? एलिमेंट्स इसके प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जीरो होंगे। इसका मतलब, अच्छा मैं सारे एग्जांपल 3x3 के मैट्रिक्स पे लिख देता हूँ इधर इसके, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3x3 से ज़्यादा के नहीं है। तो क्या आ जाएगा? पहला एलिमेंट A11, फिर A12, फिर A13, उसके बाद 0, A22, A23, 0, 0 और A33। एक इसका डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ए आई जे की फॉर्म में ए आई जे इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एलिमेंट जीरो होंगे कहाँ के? प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो। तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो क्या होता है? आई ग्रेटर देन जे होता है। क्लियर? अब आते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, पहला एलिमेंट A11, अगला अगला होगा 0, फिर 0, उसके बाद A21, A22, फिर 0, फिर A31, A32, A33। तो ये हमारे पास आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अब वो एलिमेंट्स कैसे होंगे? सारे जीरो होंगे। और इस इलाके में एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू जीरो, एलिमेंट जीरो होंगे कहाँ के? जिसमें आई लेस देन जे होगा। आई थिंक आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? आप बोलेंगे सर डायगोनल मैट्रिक्स को पहले तो डिनोट किससे करते हैं? आप बोलोगे ए इज इक्वल टू
डायगोनल ऑफ, DIAG का मतलब होता है डायगोनल ऑफ। और एलिमेंट क्या लिखेंगे इसमें, A11, A12 और काम करते हैं इसको A1 A2 A3 लिख लेते हैं, A1 A2 A3। और इसके लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है। मतलब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी, जब इसको ओपन करेंगे तो A1 0 0 0, A2 0 0 0, A3, ये मैट्रिक्स हमारे को दिखने वाली है। इस मैट्रिक्स के अगर AIJ की फॉर्म में डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, AIJ इक्वल टू 0, इट मीन्स एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट्स आर जीरो। एलिमेंट्स कहाँ के जीरो होंगे, थोड़ा सा मैं ढंग से लिखता हूँ, AIJ, एलिमेंट्स आर जीरो वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, जहाँ पर I और J बराबर नहीं है। दिख रहा है I और J आपको बराबर नहीं है, ऊपर और नीचे नहीं होते हैं, बीच में तो I और J बराबर होते हैं। ठीक है, अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के खुद के दो प्रकार, क्योंकि बाकी जो दो मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी वो भी क्या था, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही तो थी। जैसे एक था स्केलर मैट्रिक्स और एक है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, इसके ऐसी प्रिंसिपल मैट्रिक्स या ऐसी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल होने चाहिए पर 1 नहीं होना चाहिए। जैसे A0 0 0 A0 0 0 A, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि अच्छा ये डायगोनल भी है, देख ही रहा आपको, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, लेकिन कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट सेम हो गए। तो साथ में ये ध्यान रखना होगा ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको लिखेंगे 3 से, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका 3। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो ये हमने आपका पूरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का फ्लो चार्ट बना दिया, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी जो डेफिनेशन है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पूरे फ्लो चार्ट को एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, पूरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग अगला जो हमारा मैट्रिक्स का पोर्शन है, जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आज आप नए जुड़े हैं मेरे चैप्टर से इस चैनल पर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको लोगों के लिए इस तरीके से बेहतरीन कंटेंट तैयार करता रहूं और आपको बहुत मज़ा आता रहे। ठीक है बच्चों, आप खूब मेहनत करिए, खूब अपने लाइफ में आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।